Good morning, everyone. I am Dr. Shravan Kumar, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Nehru Gram Bharati, Deemed to be University, प्रयागराज। आज हम इस क्लास में बीएड द्वितीय वर्ष गाइडेंस एंड काउंसलिंग विषय के अंतर्गत निर्देशन, अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता टॉपिक पर आप सबसे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को चर्चा के लिए हमने कुछ बिंदुओं में बांट रखा है, जिससे कि हम इस टॉपिक पर समग्र रूप से विस्तार रूप में से चर्चा कर सकें। ये बिंदु निर्देशन का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप, निर्देशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात निर्देशन की ऐतिहासिकता, संबंधित प्रत्ययों में विभेद जैसे निर्देशन एवं परामर्श, निर्देशन एवं मार्गदर्शन, निर्देशन एवं सुझाव आदि का भी हम सब अध्ययन करेंगे। चौथा बिंदु है निर्देशन का प्रयोजन क्या है, निर्देशन का उद्देश्य क्या है। अगला निर्देशन का क्षेत्र क्या है, निर्देशन की जरूरत या आवश्यकता क्यों पड़ी, कि आवश्यकता क्या है। निर्देशन लास्ट में निर्देशन का दर्शन विषय बिंदु पर हम सब विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए अब एक एक कर हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अन्य प्राणियों और मनुष्य में एक बुनियादी अंतर है कि मनुष्य विवेकशील एवं चिंतनशील प्राणी रहा है और यह अपने बुद्धि और विवेक के कारण अन्य प्राणियों से सर्वथा भिन्न है। अपने इन्हीं गुणों के कारण व्यक्तिक एवं सामाजिक पक्षों के प्रति यह सजगता से परिस्थितियों के पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करके प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है। तालमेल बैठाने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान हम स्वयं के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो जटिल और बड़ी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम समाज के अनुभवी और श्रेष्ठ जनों के निर्देशन से दूर करते हैं। जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि बाल्यावस्था में बालक अपनी समस्त समस्याओं का समाधान अपने से बड़े या दूसरे की सहायता से आसानी से उसका समाधान कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, बाल्यावस्था को क्रॉस करता है, तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न, जिज्ञासाएं और समस्याएं जन्म लेने लगती हैं और इन समस्याओं
और इन जिज्ञासाओं में उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उनकी समस्याएं और जिज्ञासाओं में विभिन्नताएं साफ तौर पर दिखाई देती हैं, जिससे कुछ का निदान जिनमें से कुछ का निदान तो वह स्वयं द्वारा कर लेता है, परंतु जो जटिल या बड़ी समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करने के लिए वह औपचारिक या अनौपचारिक साधनों पर आश्रित रहता है। आज के वर्तमान समय में जटिल समस्याओं के समाधान में औपचारिक निर्देशन की जरूरत पहले की अपेक्षा काफी अधिक हो गई है। आज भौतिकवादी उपभोक्तावादी समाज में संयुक्त परिवार जिस तरह से खत्म होते जा रहे हैं, मानव तनावपूर्ण जीवन ज़्यादा व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के हर क्षेत्र पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की जरूरत महसूस होती है। इसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली मदद ही निर्देशन कहलाती है। निर्देशन ऐसा नहीं है कि यह कोई नई संकल्पना है। निर्देशन अनादिकाल से चलता आ रहा है, परंतु समय वर्तमान में इसका स्वरूप बदलता रहता है। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक मनुष्य को मदद प्रदान की जाती है, जिससे कि वह स्वयं निर्णय ले सके, निष्कर्ष निकाल सके और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। निर्देशन के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व, उसकी क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। निर्देशन भी समस्या का निदान स्वयं नहीं करता, वरन व्यक्ति को ही समस्या के निदान करने योग्य बनाता है। इस प्रकार निर्देशन का उद्देश्य मानव को उसकी शक्तियों, उसकी क्षमताओं आदि का इस प्रकार ज्ञान करा देना है, जिससे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। निर्देशन का केंद्र बिंदु मनुष्य होता है, उसकी समस्याएं नहीं होती। निर्देशन छात्र की समस्याओं पर अध्ययन बाद में करता है, पहले उसकी योग्यता, उसकी शक्ति का अध्ययन करता है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन उपायों का ज्ञान कराती है जिनके माध्यम से उसे अपनी प्राकृतिक शक्तियों का बोध होता है, और ऐसा होने पर उसका जीवन व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर अधिकतम हितकर हो सकता है। जोन्स जो बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने निर्देशन को परिभाषित करते हुए कहा है कि निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। जोन्स यहाँ यह नहीं बताते कि वो सहायता देने से अधिक में उसकी सीमा क्या है, इसलिए इनके परिभाषा में कुछ कमी महसूस की जाती है। निर्देशन व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी क्षमताओं के अधिक विकास के लिए प्रदत्त सहायता से संबंधित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वातावरण के संपर्क में
आकर ही मानव के व्यक्तित्व का विकास संभव है। व्यक्तित्व के संतुलित विकास में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका निदान के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। अतएव सभी प्रकार की सुनियोजित सहायता जो व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने तथा उसके जीवन को सुखमय बनाने में मददगार होती है, हम सभी उसको निर्देशन कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निर्देशन शिक्षा के संपूर्ण कार्यों के ज़्यादा नज़दीक है। जिस तरह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम विकास करना है, उसी प्रकार निर्देशन अपने वितरण एवं समायोजन सेवा द्वारा इस विषय में सुविधा प्रदान करता है। वितरण सेवा छात्रों को उनकी विशिष्टता के अनुकूल शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों में से चयन करने में सहायता देती है। जब हम निर्देशन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं तो यह देखते हैं कि इस दृष्टि से निर्देशन उतना ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। प्राचीन सभ्यताओं में निर्देशन किसी न किसी रूप में सदैव पाया जाता रहा है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में निर्देशन का कार्य भी गुरुजन वृंदों द्वारा ही किया जाता रहा। शिक्षा समाप्त होने के उपरांत गुरु दीक्षांत उपदेश दिया करते थे, जिससे वह शिष्य के उत्तरदायित्वों एवं जीवन में सफलता के लिए आवश्यक बातों पर प्रकाश डालते थे। ऐसा एक उपदेश तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, जिसका मुख्य भाव यह है कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, अर्थात स्वाध्याय करते रहो, उसकी उपेक्षा मत करो, उसका अपमान मत करो, अपने व्यवसाय से संबंधित अध्ययन से प्रमाद मत करो। अब तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है, किंतु अपने मन में यह न समझो या अपने मन में यह न लाओ कि अब आगे अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। अपनी दक्षता में वृद्धि करते जाओ। यही नहीं, यही है शिक्षा, यही उपदेश है। वेद उपनिषद ऐसा कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में उक्त बातें गुरु के दीक्षांत उपदेश के तौर पे कही गई हैं। यदि हम तैत्तिरीय उपनिषद के इस उपदेश का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक निर्देशन के सभी महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ मिल जाते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन एवं विद्यालयी अध्ययन के बाद भी स्वाध्याय आदि सभी प्रकार के निर्देशन को इस उपदेश में स्थान दिया गया है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रमित हुए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य मार्ग पर लाने के लिए गीता का ज्ञान दिया। भ्रमित अर्जुन ने कृष्ण के निर्देशन से युद्ध का निर्णय लिया और अन्याय एवं अधर्म पर विजय प्राप्त की। तभी से
हम सभी को गीता का ज्ञान मिला। इस प्रकार से भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय वैदिक काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्देशन की व्यवस्था चलती चली आ रही है। निर्देशन के विधिवत अध्ययन एवं प्रयोग का श्रेय पश्चिमी देशों को जाता है। ज़्यादातर पश्चिमी देश यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनमें निर्देशन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इंग्लैंड में निर्देशन आधुनिक स्वरूप का जो बीजारोपण हुआ, उसमें सैमुअल हार्टविल नामक एक शिक्षा शास्त्री को जाता है। आगे जॉन लॉक, विलियम्स पेटी, जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक और आगे चलकर के 1944 में शिक्षा कानून के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्देशन वहाँ मूर्त रूप ले पाया। यूएसए के बोस्टन को निर्देशन का जन्म स्थान माना जाता है। बोस्टन के फ्रैंक पार्सन्स नामक शिक्षा शास्त्री को व्यावसायिक निर्देशन का जन्मदाता माना जाता है और 1905 और 1906 में पार्सन्स ने ब्रेट वेनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से व्यावसायिक निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया। और 1908 में यह पहला अवसर था जब पार्सन्स द्वारा व्यावसायिक निर्देशन का लिखित स्वरूप हम सबके सामने आया। 1928 में पेरिस में व्यावसायिक निर्देशन के राष्ट्रीय संस्थान की नींव पड़ी। पराधीनता के कारण हमारा देश निर्देशन के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत थोड़ा सा देर से शुरू हो पाई और इसकी शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रायोगिक मनोविज्ञान विभाग ने 1938 ईस्वी में निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके, इस हेतु निर्देशन की व्यवस्था की गई। भारत में निर्देशन को शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया। भारत के चाहे वो मुदालियर कमीशन रहा हो, कोठारी कमीशन रहा हो या शिक्षा नीति 1986 रही हो, इन सब में निर्देशन को बहुत ही प्राथमिकता से स्थान दिया गया। इन्हीं सब के कारण तरह तरह की अनुशंसाएं की गई और उसको क्रियान्वित भी किया जाता रहा। वर्तमान की भी नई शिक्षा नीति 2020 में भी निर्देशन को महत्वपूर्ण विषय मानते हुए उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संबंधित प्रत्ययों में जब हम विभेद करते हैं तो हम पाते हैं कि निर्देशन के क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं जो ये लगता है कि ये निर्देशन के समानार्थी हैं, निर्देशन के समान हैं, लेकिन उनका अर्थ उनसे भिन्न होता है। जैसे निर्देशन एवं परामर्श, हम सभी पहले इसको एक सामान्य रूप में
निर्देशन और परामर्श को एक ही मानते चले आ रहे हैं, परंतु इसमें विभेद है। निर्देशन, जैसा कि अभी हम सभी ने देखा, व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता का विकास कर देना जिससे वह स्वयं निर्णय ले सके, स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, जबकि परामर्श एक सम्मिलित प्रयास है। परामर्श में, जिसमें परामर्शदाता एवं प्रार्थी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। यह अलग बात है कि इस निर्देशन में प्रार्थी केंद्रित नहीं होता, लेकिन परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। जैसे निर्देशन एवं मार्गदर्शन। निर्देशन का अर्थ है बालक या व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता का विकास कर देना कि वह अपनी समस्याओं, जैसे अनजान क्षेत्रों, आवश्यकताओं को स्वयं ही दर्शन कर ले, उसका समाधान कर ले। जबकि मार्गदर्शन का अर्थ है किसी अनन्य विशेषज्ञ द्वारा अज्ञात क्षेत्रों के संबंध में बताना। जैसे पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शक किसी पुरानी इमारत के संबंध में बताता है, जिसे हम गाइड कहते हैं। मार्गदर्शन में व्यक्ति में इतनी योग्यता का विकास नहीं किया जाता कि वह अज्ञात क्षेत्र में स्वयं का पथ निश्चित कर सके। निर्देशन का उद्देश्य क्या है? निर्देशन का प्रयोजन क्या है? प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। निर्देशन एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, जैसा कि हम सभी ने पहले ही देखा। जिन कार्यों का उद्देश्य निश्चित होता है उनमें व्यक्ति की सफलता की संभावना अच्छी रहती है। उद्देश्यहीन कार्य न तो करने वाले में रुचि होती है और न ही कार्य उचित ढंग से पूरा हो पाता है। निर्देशन प्रक्रिया के भी कुछ उद्देश्य हैं जिनको आधार मानकर यह चलती है। निर्देशन के मुख्य प्रयोजन जो इस प्रकार हैं: मनुष्य को अपनी योग्यता, रुचियों और क्षमताओं को विकसित करने में सहायता देना, उनकी क्षमता शक्ति का अनुमान करना जिससे वह समाज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिदान कर सके, मनुष्य को इस योग्य बनाना कि वह कठिन परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का स्वयं निदान करने योग्य बन सके, जिससे स्वयं का तथा समाज का अधिक हित कर सके। व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक मौकों का ज्ञान करा देना, मनुष्य को संतुलित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक प्रगति में इस प्रकार सहायता देना कि वह अपने वातावरण के साथ संतोषजनक तरीके से समायोजित हो सके। व्यक्ति को अधिक से अधिक आत्म निर्देशित बनाने में सहायता देना। निर्देशन का क्षेत्र जब हम देखते हैं तो निर्देशन की व्याख्या करते समय हमने देखा कि निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। स्पष्ट है, निर्देशन का क्षेत्र व्यक्ति तथा उसके परिवेश के मध्य स्थापित संबंध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और कठिनाइयों, समाधान और उपचार के लिए मदद तक है। अब निर्देशन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत
हो गया है। निर्देशन का विषय क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन है। मानव जीवन का विविध पक्ष निर्देशन का कार्य क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे शिक्षा में निर्देशन। अब विविध पाठ्यक्रमों के चयन हेतु, शैक्षिक निष्पत्ति प्रगति हेतु, शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु, अधिगम संबंधी समस्याओं का निदान, विद्यालय में समायोजन, अन्य जो सहपाठियों के साथ संबंध हैं इस बारे में। व्यक्तिगत निर्देशन में जब हम देखते हैं तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास से जुड़ी समस्याओं, उनका अध्ययन, व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों का जायजा, वैवाहिक व यौन संबंधी विशेषताओं का अध्ययन, ये सब निर्देशन का क्षेत्र है। व्यावसायिक निर्देशन में भी हम इसी तरीके से देखते हैं कि व्यक्ति के व्यावसायिक क्षमताओं के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना, व्यावसायिक अभिक्षमता का विश्लेषण करना। अन्य क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, इन सभी क्षेत्र अपने में निर्देशन समायोजित किए हुए हैं। निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम इस बिंदु पर बात करते हैं तो हर चीज की कोई न कोई आवश्यकता रही होगी, तभी वो हमें वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने है। निर्देशन आज मानव जीवन एवं शिक्षा का अभिन्न अंग बन गया। व्यक्ति को अपने विकास हेतु यथेष्ट निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वह विकास की गति को और विकास की दिशा को सही तरीके से दे सके। आज के यांत्रिक विकास ने मानव को बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बना दिया है। इस प्रकार प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी एवं भौतिकवादी जीवन दर्शन ने मानव जीवन को बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भी बना दिया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन के हर स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसी उस आवश्यकता को हमने कुछ बिंदुओं में बांटा, जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है। समाज की सुरक्षा और प्रगति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बन जाए। आज का समाज अनेक नवीन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के विकास को सही दिशा देने के लिए निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार का बदलता स्वरूप, जैसे आज का जो परिवार है और पहले का परिवार संयुक्त परिवार था, तो परिवार में ही हम सभी को तरह तरह के संबंधों का ज्ञान, परिवार के साथ समाज के बारे में ज्ञान आदि का परिवार से ही निर्देशन मिल जाता था। लेकिन आज के समय में विद्यालय या निर्देशक पर कार्यभार या ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पहले परिवार से मिल जाती थी अब वो नहीं मिल पा रही हैं। उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएं भी आज के निर्देशन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि पहले क्या था कि एक कृषक सभी तरह के उसमें दक्ष हुआ करता था और समाज के लोग परंपरागत व्यवसायों को अपना लेते थे। जैसे जो बढ़ई है उसके अगली पीढ़ी में बढ़ई का काम, जो किसान है अगली पीढ़ी किसानी का काम, तरह तरह
कि उससे अपना काम करना आगे प्रारंभ कर देते थे। लेकिन इस समय बदली हुई पृष्ठभूमि में, बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से व्यवसायों में विशिष्टीकरण विशेष रूप से आ गया है, उसमें अब हमें निर्देशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। जनसंख्या में भी परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो जनसंख्या वृद्धि ने, उनकी परिवर्तित प्रकृति ने निर्देशन की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन मूल्यों में आध्यात्मिक शांति पर विशेष बल दिया जाता था, किंतु आज भौतिकवाद, उपभोक्तावाद के मुहाने पर हम सब खड़े हैं। इस विषम परिस्थिति में निर्देशन की भूमिका, निर्देशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। जिस तरह से कट्टरता, असहिष्णुता के साथ साथ गिरते नैतिक मूल्यों, जिसमें हम तरह तरह के समाज में देखते हैं। जब हमारे सामने आज के समय में निर्भया जैसे दुर्घटनाएं दिखती हैं, तो मुझे लगता है कि निर्देशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उचित नियोजन की भी आवश्यकता के लिए निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार मूल प्रवृत्ति एवं मनोभाव द्वारा प्रभावित होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि यह स्पष्ट हम देखते भी हैं कि हमारे व्यक्तित्व पर आनुवांशिक एवं पर्यावरण, जो परिवेश है, उन दोनों का प्रभाव पड़ता है। निर्देशन सहायता द्वारा यह निश्चित होता है कि किसी बालक के व्यक्तित्व के विकास हेतु कैसा परिवेश निर्मित किया जाए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं है। अनेक शारीरिक गठन एवं शारीरिक विकास में अंतर होता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव से पनपती है। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनकी क्षमता भी, उनकी शक्ति भी अलग अलग है। संतोषप्रद समायोजन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। संतोषप्रद समायोजन में कार्यकुशलता, मानसिक दशा एवं सामाजिक प्रवीणता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक कुसमायोजन राष्ट्र के लिए घातक होता है। मनुष्य संतोषजनक समायोजन उसी दिशा में प्राप्त कर सकता है जबकि उसे योग्यता अनुसार कार्य या व्यवसाय मिले। हम देखते हैं कि अगर कोई पीएचडी किया हुआ प्रतियोगी है, छात्र है, तो उसे हायर एजुकेशन में अगर मौका मिलेगा तो वह ज़्यादा कार्यकुशलता के साथ कार्य को करता भी है और उसके स्वयं के हित में समाज का भी हित सम्मिलित हो जाता है। भावात्मक समस्याएं भी हैं। हम अवकाश काल का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि हम यह देखते हैं कि निर्देशन के द्वारा ही हमारे पास जो
आज के मशीनी युग में कोई कार्य बहुत जल्दी अगर संपन्न हो गया, अगर मेरे पास समय है तो हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए तो निर्देशन सबसे ज़्यादा आवश्यक हो ही जाता है। जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता पर विकास पर निर्देशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, तो आज के जो राजनीतिक स्तर है, जिस स्तर की राजनीति हो रही है, उसके लिए भी हमें निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देश के अस्तित्व की रक्षा के लिए हो, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हो, धर्मनिरपेक्षता जो हमारे देश की प्रमुख पहचान है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। ऐसी मान्यताओं को मानने के लिए, ऐसी मान्यताओं को सुचारू रूप से समाज में चलने के लिए निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक दृष्टि में निर्देशन की आवश्यकता। जब हम शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता पर बात करते हैं तो शिक्षा सबके लिए और सब शिक्षा के लिए है। इस विचार के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी योग्यता बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्राप्त हो। यह कार्य केवल और केवल निर्देशन द्वारा ही संभव है। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्न आधारों पर अनुभव की जाती है। जैसे आगे के आधारों पर जैसे हम देखते भी हैं कि पाठ्यक्रम का चयन, आर्थिक एवं औद्योगिक विभिन्नता के फलस्वरूप पाठ्यक्रमों में विविधता आज बहुत ज़्यादा है। छात्रों के समक्ष उपयुक्त पाठ्यक्रम के चयन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसका निदान निर्देशन के द्वारा ही संभव है। अपव्यय व अवरोधन। अपव्यय का अर्थ यहाँ इस तरह से है कि जैसे कुछ छात्र उन्होंने कक्षा में, विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रवेश लिया और प्रवेश लेने के बाद वो छोड़ दिए, स्कूल जाना उनका वो ड्रॉप आउट कर लिए, तो ये अपव्यय को भी रोकने में निर्देशन महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। और अवरोधन, जब हम देखते हैं कि कई तरीके से जब जो रुचि का विषय है अगर वह उनको नहीं मिलता है तो वो अगली कक्षाओं में जाने से रुक जाते हैं, वो उनका अवरोधन हो जाता है, वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो वो उसको भी हम निर्देशन से रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अनुशासनहीनता, जिस तरह से आज छात्रों में जो असंतोष है, अनुशासनहीनता बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि हम बराबर देख रहे हैं, चाहे जेएनयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, या तमाम जो हमारी भी शिक्षा की संस्थाएं हैं, उसमें अनुशासनहीनता और असंतोष, इन दोनों का समाधान हम निर्देशन के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो छात्र और शिक्षक टीचर टाट रेशियो इतना कम है कि एक शिक्षक पर बहुत ज़्यादा छात्रों का दबाव है। इस कमी को तो हमें पूरा करना ही चाहिए। इसके साथ इस समस्या के समाधान में निर्देशन बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि
ये भी जैसे जब हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शारीरिक विकास एवं विद्यालय के जीवन में समायोजन, माध्यमिक स्तर पर विषय के चयन के लिए, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी कई क्रियाकलाप हैं, भावी योजनाएं हैं। उन सब के लिए निर्देशन, चाहे वो मूल्यांकन हो, परीक्षा हो, व्यावसायिक सूचना हो, आदि सब में आज निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका है और निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लास्ट में निर्देशन के दर्शन की बात जब हम करते हैं तो यह शुरू से ही देख रहे हैं कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अतः शिक्षा के उद्देश्य समाज, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य यदि मनुष्य का चतुर्मुखी विकास मान लें तो हम यह कह सकते हैं कि बगैर उचित निर्देशन के यह विकास असंभव है। निर्देशन व्यक्तियों को समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है। इससे व्यक्ति का विकास तथा समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है और यही निर्देशन का भी प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार प्रिय छात्रों, ये निर्देशन अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, दर्शन, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आगे की वीडियो में हम निर्देशन के सिद्धांत की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।